तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि कलश का आध्यात्मिक और वैदिक क्या मूल अंतर है, क्या इनका महत्व है? मैंने कलश के चमत्कार देखे हैं, इसलिए मैं इसको ग्रंथों की बात तो देखो मैं उतना नहीं जानता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो ग्रंथों का काम कलश स्थापना करके एक कलश को ज़मीन में स्थापित करा के चारों कॉर्नर पे कलश स्थापित करा के वास्तु की बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की जा सकती हैं। तो हर शुभ काम में कलश स्थापना ही क्यों की जाती है? देखिए, मैंने आपको बोला कलश भरने का, भरे का, शुभता का प्रतीक है, पूर्णता का भी प्रतीक है। हम कोई भी शुभ कार्य करें, क्योंकि कलश के अंदर पूर्णता कैसे है? तो सर, वेदों में, पुराणों में इसका विवरण किस प्रकार किया गया है? देखिए, हर कार्य के पहले मंगल कलश स्थापना होती है। देखिए, अगर वास्तु की बात करते हैं तो जब भी कोई गृह प्रवेश, भूमि का गृहारंभ, मतलब भवन बनाने का गृहारंभ हो रहा है, भूमि पूजन होता है, तो उसमें 2 चीज़ों का स्थान किया जाता है सबसे पहले। घर में विवाह हो या फिर गृह प्रवेश या कोई भी शुभ काम, हम हमेशा एक चीज़ को बहुत महत्व देते हैं जो कि है कलश। कलश स्थापना हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हर जगह उसका महत्व अलग अलग बताया गया है। उनका महत्व इतना ज़्यादा है कि कोई उसमें जल भर के रखता है, कोई अक्षत रखता है, कोई कुछ रखता है। तो क्या है इस कलश का रहस्य? तो आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसे एक एनर्जी जनरेटर का नाम दिया है, क्यों इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, क्या है इस रहस्य में। और इसी रहस्य को आज खोलने के लिए और हमें विस्तार से बताने के लिए तो आज हम वापस से जुड़े हैं हमारे एस्ट्रो वास्तु, वास्तु और स्वर विज्ञान के ज्ञाता अंकित जैन जी के साथ। तो चलिए सर से ही बातचीत शुरू की जाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कलश की। जी। हमने सुना है वास्तु में भी कलश का बहुत महत्व है। हम अपनी कल्चर में देखें, हम अपने ग्रंथों में देखें, वैदिक में, पुराणों में, तो हर जगह कलश का विवरण अलग अलग तरीके से किया गया जी। है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि कलश का आध्यात्मिक और वैदिक क्या मूल अंतर है, क्या इनका महत्व है? एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैंने कलश के चमत्कार देखे हैं, इसलिए मैं इसको ग्रंथों की बात तो देखो मैं उतना नहीं जानता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो ग्रंथों का काम अध्ययन अध्यापन ज्ञानियों का काम है, हम तो वास्तु वाले हैं, ज्ञान वास्तु का रखते हैं। देखिए, कलश हर उसमें, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे आपके बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो, नवरात्रि आदि पूजा हो, हमारे यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, उसका बहुत महत्व दिया गया है। कलश का मतलब है पूर्णता। पूर्णता से मतलब भरा हुआ। अच्छा। किसी भी चीज़ का जब आप उसका एक भरा हुआ रूप देखते हैं, हमारे यहाँ एक मतलब मैंने बचपन से अपने पिताजी को सुना कि सुबह सुबह खाली बर्तन नहीं देखने चाहिए, खाली खाली दिन हो जाता है। तो कलश हमेशा आप अपने घर में जो हर कार्य में एक संपूर्णता का प्रतीक है, उसको भर के लाते हैं। जी। भरा हुआ, आप घर से बाहर निकलो, आपको वो एक बहुत बड़ी फलों की ठेल दिख जाए भरी हुई, तो आपको संकेत क्या मिला कि सब आज काम भरा भरा होने वाला है। जैसे हम वास्तु विजिट पे जा रहे हैं, विजिट पे पहुँचे था, पता चला कि इतने सारे दोष हैं, पार्टी करने में सक्षम नहीं है और उस पर फंड्स भी नहीं है, तो अपनी तो फीस मांगने की भावना ही बदल जाती है। क्या जब सामने वाले को रोते हुए देखते हैं तो क्या हुआ, खाली हो गया काम सुबह सुबह ही। जी। क्या समझे? तो निमित्त है वो भी एक। तो कलश एक बहुत मांगलिक निमित्त है, जैसे वास्तु एक निमित्त है ना। मैं ऐसा भी मेरा अनुभव है कि सारा वास्तु एक तरफ, जब हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ करने के ऑप्शन नहीं होते, लोग सक्षम नहीं होते, पैसा नहीं होता, तोड़ फोड़ करने की शक्ति नहीं होती, या और भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि सरकारी कंस्ट्रेंट्स, पड़ोसी के कंस्ट्रेंट, गली कूचे के मकान, गाड़ी बड़ी जा नहीं सकती, तब मंगल कलश चमत्कारिक काम करता है। अच्छा। एक कलश स्थापना करके एक कलश को ज़मीन में स्थापित करा के चारों कॉर्नर पे कलश स्थापित करा के वास्तु की बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की जा सकती हैं। अच्छा। तो मंगल कलश बहुत तरह के बनाए जाते हैं। वर्तमान में तो देखिए सभी स्वर्ण के, चांदी के, पीतल के, तांबे के प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो कलश मैं मानता हूँ वो मिट्टी का कलश, कुंभ बोलते हैं जिसको। कुंभ में उसका वो बड़ा मटकी होती है, छोटा कलश, उसके ऊपर नारियल, आम के पत्ते, मौली से उसका बंधन, ये उसका एक तरीके से कलश होता है।
जी। तो ये कलश चमत्कारिक हो सकता है, उसको अगर विधि विधान पूर्वक बनाया जाए, और वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा शुभ निमित्त बन सकता है, शुभ संकेत बन सकता है। तो कलश का ऐसा महत्व हमने वास्तु में देखा है। ओके, तो हर शुभ काम में कलश स्थापना ही क्यों की जाती है? देखिए, मैंने आपको बोला कलश भरने का, भरे का शुभता का प्रतीक है, हुँ, पूर्णता का भी प्रतीक है। हम कोई भी शुभ कार्य करें, क्योंकि कलश के अंदर पूर्णता कैसे है? कलश के अंदर सारी सामग्री भरी जाती है। जी। उसके अंदर जैसे दिवाली आदि पे अपन देखते हैं कि उसके अंदर कोई चावल पूरे भरता है, हल्दी, सुपारी, सिक्का, पारा, तांबे का सिक्का, पंचरत्न, नवरत्न, ये सब चीज़ें भर के, कि जिससे कि कलश को देखिए, अगर इसको इस तरीके से, जैसे आपने कहा धार्मिक अनुष्ठानों में, मैं कहता हूँ कि हर कार्य में कलश, घर के अंदर कोई छोटा बड़ा कार्य भी होगा तो मंगल कलश, चाहे आप एक छोटा पूजा विधान ही क्यों ना कर रहे हो, हुँ, तो भी मंगल कलश होगा। अब कैसे? वास्तु के संदर्भ में अगर इसको हम देखते हैं, भूमि जो होती है वो होती है शनि ग्रह की, अच्छा। लेकिन उसको जब निर्माण उस पर भवन करते हैं तो भवन किसका बन जाता है? मंगल का। हुँ, कहते हैं ना मंगल भवन, सुना है ना आपने? मंगल भवन अमंगल हारी। जी। हालांकि उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मंगल शब्द कहते हैं ना, मांगलिक कार्य हो रहे हैं घर में, मंगल हो रहा है, मंगल प्रवेश हो रहा है। हुँ, हर चीज़ में मंगल क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि शुभ का प्रतीक। तो भूमि का, अब जो कलश बना वो मिट्टी से बना, तो मिट्टी किसकी? शनिदेव की। भूमि पुत्र मंगल, तो कलश जो बन गया, कलश को भी मंगल का ग्रह रिप्रेजेंट करता है। वो जो उसका तपाते हैं, उसको बना के उसको अग्नि में तपाते हैं, तो वो मंगल ग्रह हो गया एक तरह से। ठीक है। तो वो आपने क्या किया? एक भवन बना दिया। अब उस भवन को भरो। अब आपने कोई घर बना लिया, वास्तु में हम तो बात घर ही की कर रहे हैं, निर्माण की कर रहे हैं, तो आपने एक कलश बना दिया, आपने एक भवन क्रिएट कर दिया। अब उस भवन को आप भरिए। हुँ, उसको किससे भरेंगे? जल से भरेंगे। तो आपने जल भरा, या किसी ने चावल से भरा, तो क्या चीज़ है? चावल क्या है? चंद्रमा का प्रतीक। अब यहाँ पे वास्तु का महत्व भी चल रहा है, साथ साथ ज्योतिष भी चल रहा है। जी। कैसे? मंगल का लोटा हो गया कलश, उसके अंदर आपने जल भरा तो चंद्रमा हो गया। जी। तो क्या योग बना? ये महालक्ष्मी योग बन गया। उसके बाद आपने क्या लिया? नारियल लिया, श्रीफल लिया, तो उसमें आपने क्या किया? गुरु ग्रह स्थापित कर दिए। तो जब चंद्र, जल और गुरु, मतलब कि नारियल, ये दोनों मिलते हैं तो गज केसरी योग क्रिएट हो गया, अच्छा। जो कि ज्योतिष का सबसे बड़ा योग माना जाता है। गुरु चंद्र अगर साथ साथ हैं तो गज केसरी योग बनता है। हुँ, तो जो मंगल कलश है वो एक गज केसरी योग का प्रतीक ज्योतिष के हिसाब से बना, वास्तु के हिसाब से वो आपका भवन है। अब आप उसके अंदर, अपने घर में लोग सब चीज़ भरते हैं ना, सोना, चांदी, रत्न, अन्न, पशु। भाई पहले पशु समृद्धि का प्रतीक थे, आजकल वाहन है। तो वो सब चीज़ आप अपने उसमें क्या, हल्दी की गांठें भर रहे हैं, पंचरत्न भर रहे हैं, अन्न डाल रहे हैं, उसके अंदर सारी मुद्राएं डाल रहे हैं, धन आदि डाल रहे हैं, तो ये सब वो कलश को जो भरा रहा है, तो वास्तु के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी। तो जब पूर्णता का प्राप्त होता है, तो किसी भी शुभ काम के लिए पूजा कर रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, तो पूर्णता से संपन्न हो, इस भावना से मंगल कलश को स्थापित किया जाता है। फिर उसमें आम के पत्ते, कि उसके अंदर प्राकृतिक ऊर्जा, लाइव एनर्जीज, आम के पत्ते जो होते हैं वो कई दिन तक एनर्जी स्टोर करने के लिए, ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु, एनर्जी मतलब प्राणवायु, वो स्टोर कर सकते हैं। आप उसको पानी में कई दिन बाद भी डालेंगे तो अभी बबूले छूट जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की पावर रहती है। तो वो आम के पत्ते द्वार पे आप लगाते हैं, तो कि कोई भी आपके नीचे से, द्वार के नीचे से जब उस बंदरवार के नीचे से आएगा तो वो एनर्जी उसको क्लीन कर देगी। जी। ऑक्सीजन से वो शुद्ध हो गया, हवा से शुद्ध हो गया, हुँ, सभी तत्वों से शुद्धि होती है ना, जल से शुद्धि, वायु से शुद्धि, जी। तो ये शुद्धि हो गई उसकी। तो ये कलश में भी आम के पत्ते भी लगा दिए, तो साथ में आपने बुद्ध भी लगा दिया। तो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक हो गया, बुद्धि का कारक बुद्ध हो गया, पत्ते हो गए, मंगल एक्शंस का, और शुभ का कारक हो गया, जल उसके अंदर धन समृद्धि प्रवाह का प्रतीक हो गया। तो एक तरह से मंगल कलश एक ज्योतिष का या वास्तु का, या कह सकते हैं पूरे ग्रहों का, नवग्रहों का संतुलन करने के हिसाब से आपका एक सबसे अच्छा सिंबल है। ओके। तो दिवाली पे मेरे गुरु भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, मंगल कलश बनाते हैं और सबको देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, 70-80 आइटम डाल देते हैं उसके अंदर, अच्छा। छोटे छोटे गोमती चक्र हैं, रत्न हैं, अलग अलग जड़ें हैं, पीली सरसों है, सफ़ेद सरसों है, इसके अलावा उसमें आपके पारा है और धना है, हल्दी की गांठें हैं, मिश्री है और गुंजा है, लाल सफ़ेद काली गुंजा होती हैं, और सारे तरह के मिनरल्स हैं, जैसे आपके एमेथिस्ट है, एवेंचरिन है, सारी चीज़ें भर के एक समृद्धि का एक पूरा प्रतीक, समृद्ध स्थान, उसको सोना चांदी आदि बना के कलश बनाते हैं
उसको रखने से बहुत लाभ होता है। तो सर वेदों में, पुराणों में इसका विवरण किस प्रकार किया गया है? देखिए, हर कार्य के पहले मंगल कलश स्थापना होती है। देखिए, अगर वास्तु की बात करते हैं तो जब भी कोई गृह प्रवेश, भूमि का ग्रहारंभ, मतलब भवन बनाने का ग्रहारंभ हो रहा है, भूमि पूजन होता है, तो उसमें 2 चीज़ों का स्थान किया जाता है। सबसे पहले भूमि तो है ही है, अब वहाँ पे जल चाहिए, तो जल के लिए कलश भर के रखा जाएगा ईशान कोण पर, और अग्नि चाहिए तो दिया जलाया जाएगा। तो दोनों पैरेलली साथ साथ चलते हैं, मतलब पहले कलश स्थापित होता है, साथ साथ दीपक स्थापित होता है। तो इस तरह से दोनों हो गए। भूमि तो रहती है, और इसके अलावा वायु का भी होता है, लेकिन सबसे पहले जल। कहीं भी आप भवन निर्माण करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जल। पहले सबसे पहले क्या कराओ? बोरिंग कराओ। क्यों? कुछ भी काम होगा पहले जल चाहिए। जी चाहिए। तो कलश जल का प्रतीक है, जल समृद्धि का प्रतीक है, प्रवाह का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। तो कलश भरने का सबसे पहला जो रीज़न होता है वो उसमें जल की स्थापना करना होता है। और वास्तु में ऐसा भी होता है कि अगर आपके जीवन में कोई बहुत परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल भी या कुछ भी, मतलब ये मैंने तो बहुत बचपन से पढ़ा है इस बात को। जब मैं वास्तु का बहुत कंसल्टेंट भी नहीं था, बहुत नॉलेज भी नहीं रखता था, एक बेसिक बात मतलब मैं सुनता था या बुक्स में पढ़ने में मिलती थी, या मैं गुरुओं के मुख से सुना कि अगर आपका कोई भी काम नहीं चला तो आप ईशान कोण में एक गड्ढा खोद दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। तो अच्छा। आपके घर में धन के प्रवाह के सोर्स खुल जाएंगे। जल भी नहीं भर सकते तो गड्ढा कर दीजिए, क्योंकि गड्ढा भी वास्तु जल मानता है। गड्ढा जो है वो उसको जल का प्रतीक मानता है। अच्छा। और अगर आप गड्ढा नहीं कर सकते हैं तो आप एक कुंभ भर के, मटकी छोटी सी भर के, ईशान कोण पे एक रंगोली बना के, और अगर आप रोज भर के उसका पानी बदलते हैं थोड़े थोड़े दिन में, तो भी वो आपका धन का प्रभाव बढ़ाता है। तो जल कोण पे जल को स्थापित करते हैं। तो जल की स्थापना एक्चुअली मंगल कलश से की जाती है, और संपूर्णता का प्रतीक तो है ही है। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जल भरने का कलश में क्या महत्व है, तो अगर इसे हम और विस्तार से और इसका विवरण जानना चाहें तो इसे आप कैसे समझाएंगे? मैंने आपको जैसे बताया कि ज्योतिषीय महत्व क्या हुआ इसमें, गजकेसरी योग बना। जल जो है चंद्रमा का प्रतीक है। एक आपने समुद्र मंथन के बारे में कभी सुना है? समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकल के आया। तो जो जल भरा जा रहा है उसको किस भावना से भरा जा रहा है, कि वो क्या उद्देश्य से भरा जा रहा है? जी, जब हम वास्तु के 16 संस्कार विधि करते हैं तो हम कुछ कलश बनाते हैं। अच्छा। अलग अलग, एक नहीं, एक कलश नहीं। एक कलश तो केवल स्थापित करने के लिए हो गया, शुभ कलश, मंगल कलश। फिर हम बहुत सारी छोटी छोटी मटकियां बनाते हैं। अच्छा। उन सब पे लिखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर भरा जा रहा है, और उसमें कोई शुद्ध गंगा जल लेके सब में भरते हैं। किसी में क्रिस्टल डालते हैं, किसी में गोमती चक्र डालते हैं, किसी में चांदी डालते हैं, किसी में सोना डालते हैं, किसी में अलग अलग प्रकार के पत्तों के रस डालते हैं जिनको पंच पल्लव बोला जाता है। पंच कषाय मतलब कि जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो डालते हैं। उससे भूमि के 16 संस्कार करते हैं। अच्छा। तो वो जल, केवल जल का मतलब एक जल नहीं है। जल का मतलब ये है कि आप उसमें अलग अलग नदियों के जल लाओ, अलग अलग पल्लवों के, हर सारी ऊर्जाएं, किसी भवन के लिए रहने वाले जीवों को सभी प्रकार के सुख हों। औषधियाँ, जड़ी बूटी डालने का मतलब क्या है कि वो सांसों से टकराकर आपके शरीर में वो जड़ी बूटियाँ ऑटोमेटिक वापस चली जाएं। सारे पत्तियों के रसों में कुछ ना कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर औषधीय गुण है, कुछ ना कुछ उसके अंदर शक्ति है, पावर है, वो आपके अंदर नेचुरली चली जाए। और क्रिस्टल्स हैं, तो जैसे क्रिस्टल होते हैं उनकी पावर होती है नेचुरली। आप क्रिस्टल के जल को नेचुरली पी भी सकते हो, हाँ। अपने ऊपर छिड़क भी सकते हो, उससे नहा भी सकते हो, आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। तो हम उससे भूमि के शुद्धि के संस्कार करते हैं। तो जल भरने का महत्व अकेले केवल ज्योतिषीय भी नहीं है, इसके अलावा उसका बहुत सारा महत्व है कि आप कलश भर के कई कई दिन तक लोग रखते हैं। बहुत सारे उसके रासायनिक परिवर्तन जल में होते हैं अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। तो जल तो बिल्कुल उसको कहते हैं निर्मल जल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। इस तरह से हम लोग जब जल के माध्यम से, तो जल का अपना अलग एक पूरा विज्ञान है, लेकिन कलश में उसको भरते हैं तो उसको मंगल के साथ उसकी ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है। कलश के साथ में वो जो शेप होती है मंगल कलश की, वो शेप में अपने आप में बहुत अलग होती है। आपने देखा होगा, जल की बात आपने की है तो इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि लोग आजकल लोग कहने भी लगे इस बात को कि पहले लोग लोटे से पानी पीते थे। हाँ। क्योंकि गिलास का सरफेस टेंशन, बोतल का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और लोग ऐसे पीते थे पहले लोटे से। उसका सरफेस, क्योंकि उसके अंदर शेप होती थी, तो पानी पहले ऊपर जाता था, बाद में नीचे आता था, तो उसका सरफेस टेंशन कम होता था और वो बॉडी पे उतना नुकसान नहीं करता था। और ग्लास का क्या, पूरी गति के साथ सीधे नीचे उतरता चला जाता है, तो उतना सरफेस टेंशन नहीं होता। इसके बारे में भी मतलब जो जिज्ञासु लोग हैं वो तो देखो पढ़ सकते हैं साइंस के बारे में,
आजकल तो ऑनलाइन पे एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोटे का महत्व है कलश का, वो एक्चुअली इसीलिए, और जल के साथ जब उसका संबंध बनता है तो वो अपने आप में एक मांगलिक चीज़ बन जाती है। बिल्कुल सही। पहले के लोग जो घर में पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, वो भी उन कलश में, हांडियों में लोटा भर के होता रखते था थे। जी, बिल्कुल। तो सर, जैसे हमने अभी कलश की बात करी, जल की बात करी, अब बात करते हैं उसके ऊपर रखे नारियल की, नारियल श्रीफल की, की। श्रीफल की। उसका क्या महत्व है? श्रीफल के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। श्रीफल अपने आप में एक प्रकृति प्रदत्त बहुत बड़ी चमत्कारिक वस्तु है। श्रीफल के माध्यम से एनर्जीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। श्रीफल को मानव की संज्ञा दी गई है। अच्छा। हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग उसको श्रीफल फोड़ने को बलि का भी स्वरूप मानते हैं, आपने कभी सुना होगा। हालांकि मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि श्रीफल के अंदर अष्ट द्रव्य पूरे होते हैं, उसके अंदर 5 तत्व होते हैं। तो भगवान की पूजा अगर आप अष्ट द्रव्य से नहीं कर पा रहे हैं और अकेले आप केवल श्रीफल भी चढ़ा रहे हैं, तो आपकी भगवान की पूजा सफल हो रही होती है। आप सफल क्या मतलब, वो अष्ट द्रव्य से आपकी पूजा हो रही है। है। दूसरा, पंच तत्व उसमें कैसे होते हैं, उसके अंदर जल होता है, उसके अंदर कठोर पार्ट होता है, वो पृथ्वी तत्व होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं या जो उसका गोल स्वरूप है, उसको आप वायु तत्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके अंदर जो वाइट कलर और स्पेस रहता है, उसको आकाश तत्व कहते हैं, अग्नि तत्व। उसके अंदर जो उसकी जो त्रिकोणाकार शेप होती है ऊपर, जो उसकी जटा होती है जिसको कहते हैं, उसको उसकी, और उसके अंदर उसके साथ साथ 3 आँखें भी आपने देखी होंगी श्रीफल में। जो आँखें होती हैं, आँखें अग्नि तत्व का रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से वो पंच तत्व का संतुलन माना जाता है। नारियल के माध्यम से एक छोटी सी पूजा करा के भी वास्तु के बहुत सारे दोषों का उपचार होता है। अच्छा। और मंगल कलश अपने आप में पावरफुल चीज़, उसमें रखा जल अपने आप में पावरफुल, और उसके ऊपर जब आपने श्रीफल और रख दिया तो आपने एक बहुत बड़ा योग बना दिया। ज्योतिष में एक बात और देखने में आती है कि ग्रहों के 2 समूह होते हैं, जैसे कि चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु। ये देव परिवार माना जाता है, देवता है। शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह एक तरफ, थोड़ा सा उग्र ग्रह कह सकते हो आप उनको। शुभ भी हैं उसमें, शुक्र बहुत शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन वो दानव समूह माना जाता है। और बुध न्यूट्रल होते हैं, वो कुछ इधर मित्र हैं, कुछ इधर मित्र हैं, मध्यम माने जाते हैं। तो अब आपके मंगल कलश में सारे देव समूह पूरा आ गया। कैसे आया भाई? आपका कलश जो है मंगल, उसमें आपने जल डाला, चंद्रमा, गुरु ग्रह उसमें रिप्रेजेंट किया। मौली बांधते हो आप, कलावा बांधते हो उसकी सुरक्षा के लिए। उसके अंदर कलश जो बांधा जाता है, मौली बांधते हैं जी। साथ में बहुत सारे लोग उसके अंदर गुड़, रोली, स्वास्तिक आदि बनाते हैं। सूर्य ग्रह का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आपने उसको एक पूरा कॉस्मिक एनर्जी का, ज्योतिषीय उसका, वास्तु का एक पूरा एक संतुलित स्थान बना दिया। मैं तो कहता हूँ वो अकेले अपने आप में एक भवन है। अगर आप घर नहीं बना पा रहे हैं तो एक कलश की स्थापना कर दीजिए, भवन की स्थापना हो जाएगी। अच्छा। हाँ, देखिए जो आपने मिट्टी से बनाया, पहले घर मिट्टी के ही होते थे ना जी। तो मिट्टी से आपने जो एक शेप बनाई, जो आकृति बनाई, वो भवन बन गया आपका। उसकी आपने सुरक्षा कैसे की? मौली से रक्षा सूत्र बांध के। वृक्ष लगाते हैं अपन घर में, तो आपने क्या लगाए? पत्ते लगाए, आम के पत्ते। और उसके अंदर धन, धान्य, भोजन सामग्री, अन्न, सब चीज़ भरते हैं आप। उसके लिए आप उसके ऊपर जो छत लगाते हैं, तो आपने उसके ऊपर क्या लगाया? कलश, श्रीफल लगाया। तो एक तरह से मैं उसको मानता हूँ कि वो एक भवन है, भवन का काम करता है। तो अपने घर की ऊर्जाएं बढ़ाने के लिए या घर बनाने की भावना रखने के लिए मंगल कलश की स्थापना करें, तो आपका घर बनने में आसानी होगी। ओके। तो सर, जैसे अभी हमने श्रीफल की बात करी, अब बचा आम के पत्ते, इनका क्या महत्व है? आम के पत्ते के बारे में मैंने आपको बताया कि देखिए, हर वृक्ष में, हर पत्तों में, हर जड़ी बूटी में कोई प्रकृति की एक विशेष पावर है। आम के बारे में जैसे देखिए, पीपल को कहते हैं कि वो रात दिन ऑक्सीजन प्रदत्त करता है, प्राणवायु देते रहता है। ऐसे ही आम के पत्तों के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने की शक्ति होती है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने किसी पत्ते को तोड़ा, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन तक उसके अंदर रहे, उसके बाद हाँ, मुरझा लेकिन जाए। वो आम के पत्तों को आप 8 दिन बाद भी अगर आप पानी में डालोगे तो उसके अंदर से बबूले पानी के निकलते हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीजन, प्राणवायु को अपने अंदर स्थापित करने की, मतलब स्टोर करने की शक्ति है। तो जब आप उस आम के पत्तों को लगाते हैं, बुध ग्रह का रिप्रेजेंटेशन है, आम फलों का राजा भी माना जाता है, शुभ फल देने वाला वृक्ष माना जाता है, आम फलों का राजा है।
सुना है ना? जी। तो शुभ फल देने वाला, तो उस और बुध ग्रह का रिप्रेजेंटेशन, तो ये उसकी जो एक समग्रता है। इसके अलावा हम अशोक वृक्ष भी अशोक वृक्ष के पत्ते भी प्रयोग करते हैं, अकेले आम के नहीं है, अशोक के भी करते हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शोक रहित कर दे जो अशोक होता है वो। तो यहाँ पे सारी बात शुभ की हो रही है, सफलता की हो रही है, समृद्धि की हो रही है। तो यहाँ पे हम ये अच्छे पत्तों का, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। और हम वास्तु में तो हम मतलब पंच पल्लव का कम से कम 5 में, जिसमें कि आपके देखिए पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस और आपके आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, इन सब के पत्तों का रस निकलवा कर छिड़काव करवाते हैं भूमि पर, जिससे अच्छा। भूमि की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं आज मंगल कलश की, मंगल कलश या हम कहें सिर्फ कलश, इसको लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा जाता है। बहुत ऑब्वियस बात है। जी, तो ऐसा क्यों? देखिए, जो शुभ चीज़ है, शुभता से क्या आएगा? समृद्धि आएगी। बिल्कुल। लक्ष्मी का चित्र अपन ने देखा है। लक्ष्मी जी का चिन्ह कैसा होता है कि वो हाथ में एक कलश लिए हुए हैं और उस कलश से सिक्के गिर रहे हैं। सोने के। तो ये तो धन की बात हो गई। जी। मंगल कलश शुभता का प्रतीक है। शुभता का मतलब कि हमारे पाप कर्मों का क्षय हो, हमारे पाप कर्म नष्ट हो। अच्छा। मंगल का मतलब भी ये होता है कि मम मतलब पाप और गल मतलब गलाने वाला। ये एक जन दर्शन इसकी परिभाषा देता है। अच्छा। तो मंगल कलश अपन स्थापित करते हैं, इस भावना से करते हैं कि हम जो भी आज पूजा विधान आदि करेंगे, उसका जो हमें शुभ फल प्राप्त होगा वो इस कलश के अंदर समाहित हो जाए। ठीक है। उसको पुण्यावाचन भी बोलते हैं हमारे यहाँ। पूजा मतलब मंगल कलश स्थापित क्यों किया जाता है कि हमने कोई आयोजन किया, कोई भी कार्य किया, तो उसकी जो शुभता है, उसका जो एक स्टोरेज, जैसे आजकल फोटो खींचते हैं अपन, जी, मेमोरीज के लिए। मेमोरीज, तो जो सारी एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपके आगे भविष्य में वो मेमोरी आपको उस फोटो के माध्यम से रिकॉल हो जाएगी। एग्जैक्ट। एक सिंबल बन गया आपका। हाँ। तो ऐसे ही पहले लोग जो अपनी सारी ऊर्जाओं को, मतलब जो हमने शुभ कार्य किया, घर में बड़े बड़े मांगलिक आयोजन होते थे, सब होते थे, तो एक मंगल कलश स्थापित करते थे कि जितनी भी शुभ ऊर्जाएं हम उसमें हम पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा, मंगल गायन होता था पहले घरों में, तो वो सारी ऊर्जा उस मंगल कलश में आ जाती स्थापित कर ली और ले जाके उसको अपने घर के देव स्थान पे या ईशान कोण पर या जहाँ भी आपका उचित स्थान घर में आपने बनाया होगा वहाँ स्थापित किया। तो वो आपका हमेशा ऊर्जा का एक सोर्स बन गया, क्रिएशन हो गया। जैसे लाइट होती है ना कि सब जगह लाइट देती रहती है, रोशनी देती रहती है, तो वो एक प्रकाश पुंज बन गया आपके लिए। ऐसे ही वो ऊर्जा का एक पुंज बन गया आपके लिए मंगल कलश। हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्योरीफायर है, आपको एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं उसको कि आपका एक एनर्जी सोर्स है वो। तो घर में जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये कलश कैसा प्रभाव करता है, इसकी कहाँ कहाँ विवरण है, अगर हम वास्तु के हिसाब से जानना चाहें तो? देखिए, मैंने तो अपने गुरु से सीखा है। जी। विवरण तो मैं आपको ग्रंथों के नाम तो नहीं बता पाऊंगा। ओके। हाँ, लेकिन मंगल कलश के उपचार मेरे गुरु ने हमेशा, हम कई जगह मैंने देखा कि वो मेरे गुरु एक की जगह 2-2 मंगल कलश भी बनाते थे। एक कलश किसी और कार्य के लिए, एक कलश किसी और परमानेंट रखने के हिसाब से। अच्छा। कहीं पे पीले वस्त्र का नारियल लपेट के, कहीं पे लाल वस्त्र के हिसाब से, क्योंकि देखिए श्रीफल को पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो श्रीफल पे, मंगल कलश में बहुत सारी जगहों पे हम लोग श्रीफल पे वस्त्र भी लगाते हैं। अब उसके अलग अलग कलश अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग ऊर्जा भर के रखते हैं। अच्छा। तो जैसे अगर वास्तु के दोष हैं तो आप 4 कोनों पर 4 मंगल कलश भी स्थापित करके उसके उपचार कर सकते हैं। ओके। हालांकि हम कोकोनट से लटका के भी थेरेपी करते हैं, लेकिन अगर आप 4 अलग अलग कपड़ों के कलश बनाते हैं और 4 मंगल कलश चारों कोनों पे घर के रखते हैं, उससे भी वास्तु का उपचार होता है। ओके। 4 आप मिट्टी के कलश लीजिए, उसमें रक्षा सूत्र बांधिए और उसमें हर श्रीफल पे अलग कपड़ा बांधिए। नैऋत्य कोण के लिए पीला कपड़ा प्रयोग करिए, वायव्य कोण के लिए हरा कपड़ा प्रयोग करिए, ईशान कोण के लिए सफ़ेद या नीला कपड़ा और अग्नि कोण के लिए लाल कपड़ा आप प्रयोग करिए। चारों कोनों पे आप अलग अलग कलश करेंगे तो आपके तत्व संतुलन करने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके। अगर आप कलश नहीं रख सकते हैं, अगर आपके चारों कोनों पे रखने की जगह नहीं है, तो आप केवल नारियल बांध के भी टांग सकते हैं उसको चारों कॉर्नर पे। हम उसको कोकोनट थेरेपी भी कहते हैं। लेकिन मंगल कलश से उसके परिणाम डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। कई बार लोगों की भूमि नहीं बिक रही होती है, तो चारों कोनों पर आप 1.25 किलो नमक, खड़ा नमक डले वाला भर के मंगल कलश रक्षा सूत्र बांध कर उसके चारों कोनों पर गड़ाते हैं, तो भी भूमि विक्रय होने में आसानी होती है।
कई बार चारों कोनों पे जब गड्ढा करने की व्यवस्था नहीं होती है, भूमि भवन बन चुका होता है, तो केवल एक कलश में ही सारी शुभ सामग्री भरकर और उसमें मंगल प्रार्थना करके और अपना एनर्जाइज करके हवन आदि के बाद उसको भी, अगर मैंने उसको ज़मीन के बेचने में बहुत सारी जगहों पे उसके परिणाम लिए हैं। ओके। मंगल कलश एक पर्टिकुलर वास्तु देवता का स्थान मार्क करके उस स्थान पे मंगल कलश लगा के सम्मान करने से भूमि विक्रय होने में बहुत सफलता मिलती है। ओके, तो क्या ये कलश नेगेटिव एनर्जी को भी ख़त्म करने में मदद करती है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, सकारात्मक बढ़ाइए, नकारात्मक अपने आप पलायन कर जाएगी। बिल्कुल सही। देखिए, छोटी नकारात्मक अपने आप दूर होती है जब सकारात्मक बढ़ने लगती है। हुँ, जब सूर्य की प्रकाश आने लगता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। जी। तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी कई बार क्या होता है कि जैसे सुपर नेचुरल एनर्जीज होती हैं घरों में, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, हुँ, तो वहाँ पर अच्छे कहीं देव स्थान से, कहीं अच्छी जगहों से शुभ स्थानों की मिट्टी लाकर, जैसे जैन है तो शिखर जी आदि की मिट्टी लाकर, तो हम कलश में एक भरवा के रखवा देते हैं और उस पे हवन करके, पूजा करके, जाप करके, या उसमें आप उस पे कलश को एक एनर्जाइज करें। जैसे हमारे यहाँ गुरु महाराज होते हैं, उनका वर्षा योग स्थापना होती है, तो कहते हैं कलश स्थापना है, वर्षा योग स्थापना, कलश स्थापना है। वो कलश स्थापित करते हैं और उसके ही आसपास अपनी साधना करते हैं। मतलब कलश उनके कक्ष में या एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ सब लोग उनके दर्शन कर सकें। तो महाराज जी जितनी जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं और मंत्रों का पाठ कर रहे हैं या जो भी भक्ति आदि कर रहे हैं, तो वो सारी आपकी जाके स्टोर होगी उस कलश में। तो कलश एनर्जी का चूंकि एक स्टोरेज पॉइंट बनते हैं, तो आप वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ रुक पाएगी। बिल्कुल सही। तो हमने ये भी देखा है कि आप अच्छा कलश अभिमंत्रित करके अपने घर में ऐसे स्थान पे भी लगा सकते हैं कि जहाँ रोज आप उसको एनर्जाइज करो। मैनिफेस्टेशन का भी वो साधन एक बन सकता है। उसमें भरने की जगह है ना, आप जो बोलोगे वो उसके अंदर समाहित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल और सही। वही फिर आपके, और उसके अंदर जब शुभ चीज़ें और डाल दी जाती हैं तो वो उसको एनर्जी को एमिट करने लगता है आपके घर में। बिल्कुल। तो क्या घर में परमानेंट कलश रखना सही है? हाँ बिल्कुल, परमानेंट कलश रखा रहता है। लेकिन श्रीफल तो खराब हो जाता है। हाँ, मैं उसका वही बताने वाला था अभी आपको। देखिए, हम लोग जो भी कलश रखवाते हैं उनसे कहते हैं कि आप होली या दिवाली या जो त्यौहार आप बड़ा मनाते हैं, जैसे बहुत से लोग अक्षय तृतीया भी बहुत मनाते हैं, हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी उसका बड़ा महत्व है। तो होली दिवाली पे आप श्रीफल बदल लीजिए उसका। अच्छा। कलश के अंदर जो सामग्री खराब होने वाली है, जैसे पीली सरसों है, धना है, हल्दी है, उसमें जीव आदि पड़ने का डर रहता है। फिर भी पारा अगर डाल देते हैं तो उतनी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको 1 वर्ष के अंदर जो श्रीफल है उसको तुरंत तत्काल बदल देना चाहिए। ओके। तो और बदलते रहिए और उसको रीएनर्जाइज करते रहिए। कलश तो आपका वही रहेगा। अच्छा। और मिट्टी का कलश तो देखिए आप बदल भी सकते हैं, और बाकी आजकल तांबे के, पीतल के, चांदी के, सोने के, हमारे यहाँ तो चांदी के कलश मतलब वर्षा योग में रखे जाते हैं मुनि महाराज के। तो फिर बाद में वो सब लोगों के घरों में जाते हैं, स्वयं कई बार गुरु महाराज स्थापित करने भी कहीं जाते हैं। घर अगर पास ही है किसी का श्रावक का तो वहाँ जाते हैं। तो वो कलश अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र होता है, तो वो उनकी जो साधना का केंद्र है। तो आप अपने घर में वो कलश पूरे जीवन भर भी स्थापित करके रख सकते हैं। ओके, तो क्या आम लोग भी अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं? क्या आम क्या खास, सभी के लिए कलश है। प्रभु ने सभी के लिए नियामत देके किसी चीज़ को बनाया है। ज्योतिष वास्तु ऐसी विद्या नहीं है जो किसी के लिए उपलब्ध ना हो। सही बात। और आजकल वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से तो देखिए घर घर में सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल सही। और सभी लोगों को मंगल कलश अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ओके, तो क्या कोई पर्टिकुलर जगह है, डायरेक्शन है जहाँ पे उसको स्थापना करनी चाहिए जिससे अधिक फल मिले? बेसिक स्थान तो देखिए देव स्थान है। पवित्रता जहाँ आप सबसे ज़्यादा रख सकते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। चारों कोनों पर भी मैंने कलश स्थापित करने की आपको बताया था कि आप अलग अलग तत्व के हिसाब से अलग अलग तत्व को शक्ति देने के लिए चारों कॉर्नर्स पे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा देव स्थान आपके घर का ईशान कोण है, वहाँ रख सकते हैं। इच्छित फल प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा में भी आप मंगल कलश स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा सांसारिक वस्तुओं को, धन आदि को देने वाली दिशा होती है। तो वहाँ पे हालांकि ईशान कोण से सारी हवाएं टकरा के घर में आती हैं। हम ये मानते हैं कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ईशान कोण है, तो आप वहाँ रखते हैं। तो जब मंगल कलश से एनर्जीज टकरा के आपके घर में आएंगी भरे हुए स्थान से, तो भरी हुई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। भरा हुआ कलश, भरा हुआ
पूर्णता जिस चीज़ में है तो वो पूर्णता आपके जीवन में भी होगी। तो इस तरह से ईशान कोण पर भी मंगल कलश आप रख सकते हैं। तो सर सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं लोग कलश स्थापना करते हुए? कलश स्थापना में देखिए 2-3 गलतियाँ हो जाती हैं। एक तो वही जो मैंने बताया कि बहुत सारे घरों में देखा मैंने, उन्होंने 10-10 साल से नारियल नहीं बदले हैं। हाँ। 10-10 साल से उनके उसमें वही हल्दी, वही सुपारी की गाँठ, वही सरसों पड़ी हुई है। वो क्या गुरु महाराज रख गए थे, तो वो श्रद्धा के अनुसार उसमें उनकी गलती, मतलब ये अनजाने में गलती है, ये दोष नहीं है उनका, क्योंकि उनकी एक श्रद्धा थी कि जिसने रखा, उनके गुरु ने रखा, उनके पंडित जी ने रखा, उनके पुरोहित ने रखा, या ये हमारा गृह प्रवेश का कलश था, या ये हमारे घर में कोई विधान पूजा हुई थी या कोई पाठ हुआ था उसका रखा हुआ कलश था, या किसी की शादी विवाह में रखा हुआ कलश था, तो लोग वो रखे रहते हैं। तो एक तो वो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जीव राशि पड़ती रहती है, चीज़ें सड़ जाती हैं और नारियल भी सड़ जाता है। तो उसका ये है कि उसमें आप एक नया नारियल लाएं, उनसे प्रार्थना करें कि मैं इसको, चूँकि इसकी आयु है, इसकी मर्यादा है किसी वस्तु की, समय की, तो मैं इसको आज परिवर्तित कर रहा हूँ और नया स्थापित कर रहा हूँ। तो जो भी प्रभु का आशीर्वाद है मुझे उतना इससे भी प्राप्त हो। तो पुराने स्थान को कहीं बहते जल में या कहीं किसी वृक्ष के नीचे या किसी भूमि में गड्ढा करके दबा दें बचे हुए सामान को, जिससे कि वो सामान किसी के पैरों पे नहीं आए, अभिनय नहीं हो उसकी कोई। कई बार ये भी देखा है कि नारियल आदि को तो लोग दोबारा बेच भी देते हैं, हाँ। पूजा करे हुए। तो ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन कम से कम घर में जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको सड़ने से पहले पहले आपको बदलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप होली दिवाली, ये एक लैंडमार्क है, मतलब एक तरह से आपके लिए एक बेंचमार्क हो सकते हैं कि आप होली दिवाली पे अपना घर के कलश बदल लें। नहीं हो तो कम से कम दिवाली तो बदल ही सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार भारतीय संस्कृति में वही है। तो अभी हम होली दिवाली की बात कर रहे हैं, तो सर होली और दिवाली या फिर को हम कहें कोई और भी त्योहार जिसमें हम कलश स्थापना करते हैं, इसमें क्या अलग अलग महत्व होते हैं या सबका महत्व एक ही है कि हमें घर में सुख शांति समृद्धि का चाहिए? देखिए लक्ष्य तो एक ही है, जी। सुख शांति समृद्धि, है ना। और नहीं, धार्मिक आयोजनों के कलश अलग होते हैं, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, मंत्रों की स्थापना के लिए, बहुत सारे लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है कि देखिए मानव जीवन में क्या चाहिए, सुख शांति समृद्धि। कलश और भी होते हैं कलश, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के होते हैं। देखिए मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, जी। तब भी एक हंडिया बनाई जाती है। बिल्कुल सही। वो भी संपूर्णता का प्रतीक है कि भाई अब आपका जीवन आयुष्य पूरा हो गया, और उसका वो जाके फिर वहाँ पे उसको फोड़ा जाए। कुछ जगह फोड़ा भी जाता है, कुछ जगह पे उसका कि मतलब ये अब इसका संपूर्णता, इसका जीवन समाप्त हो गया, उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। तो बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए पूजा विधान में अलग अलग कलश, और कलश पे चिन्ह अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। एनर्जी सिंबल्स बना के भी हम लोग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ अभिषेक कलश भी होते हैं, अच्छा। भगवान का अभिषेक किया जाता है, उसके कलश भी होते हैं। तो हर कलश का एक अलग महत्व है, उसके साथ एक भाव अलग जुड़ा हुआ है हर चीज़ के साथ। यहाँ केवल वो पात्र की महत्व नहीं है, पात्र तो केवल एक आकृति है भरने के लिए, उसके अंदर भाव आप क्या भरोगे, क्या मटेरियल। कोई चावल भी भरता है, कोई सफ़ेद सरसों भरता है, कोई पीली सरसों भरता है, कोई सोना चांदी भरता है, कोई स्वास्तिक भरता है, कोई जल भरता है केवल। तो क्या उसके अंदर भरा जाएगा, वो सामग्री अलग बात हो गई, भाव अलग बात हो गया। क्या चीज़ की वो आपके लिए मेमोरी का काम करेगा, क्या एनर्जी मैनिफेस्ट करेगा, क्या एनर्जी वापस आपको देगा, ये सारे भाव अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार, अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार है। लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है कि भाई वो आपके कार्यों की सिद्धि कराने वाला हो, आपको सुख शांति समृद्धि, धन धान्य वृद्धि, व्यापार में सफलता, जीवन में उन्नति, ये सब देने वाला हो। या आपको जो थे एक साधु संत होते हैं, वो साधना के लक्ष्य से कलश, कि मेरी साधना की पूर्णता हो, इसलिए वो कलश स्थापित करते हैं। जी। वर्षा योग में 4 महीने तक लगातार एक ही स्थान पर रुककर साधना करते हैं, तो वो साधना की पूर्णता प्राप्त हो। कलश जो है वो पूर्णता का प्रतीक है। जी। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए कलश आप स्थापित कर अलग अलग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है, जो अपने कल्चर से, अपने वेदों से, पुराणों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिछड़ गई है, तो अगर हम आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहें, समझाना चाहें कि कलश की स्थापना परंपराओं में कैसे रही है और कैसे उसको वो अपना सकते हैं, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? मैं देखिए एक बात से आपकी एग्री बिल्कुल नहीं करूँगा कि आज की जनरेशन कहीं बिछड़ गई है, कहीं नहीं बिछड़ी है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है समय का। कोई कभी कभी पाश्चात्य कभी हावी होता है, कभी कभी हमारे वेद
आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म कितना कर रहे हैं लोग, मंदिरों में कितनी भीड़ है। उसमें कई रीज़न है, वो भले ही सोशल मीडिया के लिए जा रहे हों, इन्फ्लुएंसर के हिसाब से जा रहे हों, या इसके अलावा वो केवल शौक में जा रहे हों, पर्यटन के हिसाब से जा रहे हों, लेकिन फिर भी धर्म तो बहुत कर रहे हैं, युवा तो बहुत कर रहे हैं। फिर भी उनको मंगल कलश का जब महत्व समझ में आता है, और वो समझ में जब आता है जब उनके विवाह शादी आदि कार्य होते हैं, घर में गृह प्रवेश आदि कार्य होते हैं, तब वो मंगल कलश स्थापित करते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मंगल कलश को नहीं मानता हो। अगर वो सनातन का, जैन का या हिंदू मान्यताओं को रखता है तो कलश उनके यहाँ होता है। बल्कि मेरे को लगता है शायद, मेरे को पता नहीं, शायद इस्लाम में भी कहीं होता हो तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि पूर्णता तो सबको चाहिए। सही बात है। तो अगर, और मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे मांगलिक चिन्ह जब बनते हैं, आजकल स्टिकर लग गए हैं, तो मैं सब जगह घरों में जाके देखता हूँ तो छोटे बच्चे, बच्चियाँ, कोई भी हो, उनको पता है कि ये मंगल कलश है, इसका स्टिकर लगा है, उनकी बंदरवार बनी है। तो उसकी पहचान के तरीके अलग हो सकते हैं, उसका प्रयोग उनको उतना शायद महत्व नहीं मालूम है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये हमारा पूजनीय है, इसका कुछ धार्मिक और आस्था से हमारी कोई कनेक्शन अवश्य है। और जब उसका महत्व समझें, शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग समझें, तो वो उसका प्रयोग करेंगे। और अगर उसके लाभ उनको सही से पता हो, हमारे साथ थोड़ी दिक्कत यही हो रही है हमारे उसमें कि हम अपनी चीज़ों का लाभ, उसका जो बेनिफिट हम उठा सकते हैं, वो हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। तो मंगल कलश का बहुत बड़ा चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में हो सकता है। अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए अमृत कलश बन सकता है। मंगल कलश अमृत कलश बन सकता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा ऐसे ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कथन हैं जिनके बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे जी। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को, हमारे पॉडकास्ट को। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।